दोस्तों आज का हमारा वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है और ये उन महिलाओं को अवश्य देखना चाहिए जिन महिलाओं के केसों को चलते हुए 4-5 साल या इससे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो महिलाएं अभी केस फाइल करने का सोच रही है या करने वाली है या नया उन्होंने कोई केस फाइल किया है जिसमें दहेज, गुजारा भत्ता चाहे तलाक का हो, इस वीडियो में हम एक मुश्त भरण पोषण और तलाक लेने के फ़ायदे के बारे में आपको बताएंगे। मुख्यतः दहेज केस, गुजारा भत्ता और तलाक का केस लड़ने वाली महिलाओं को क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में यह वीडियो है। विषय सूची देख लेते हैं हम इस वीडियो में। महिलाएं केस करने से पहले क्या गलतियां करती हैं, महिलाएं केस करने के बाद में क्या गलतियां करती हैं, महिलाओं को फैमिली कोर्ट में इन गलतियों के क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, महिलाएं भूल सुधार कैसे कर सकती हैं, धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम, इसमें तलाक लेने से क्या फ़ायदे होते हैं, महिला केस करने के बाद वाली हकीकत से अनजान होती है, पति व ससुराल पक्ष को मजा चखाने वाली सोच। अब केस करने से महिला के जो ससुराल वाले हैं वो महिला के पैरों में गिरेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद वो पूरा ससुराल उसके कंट्रोल में आ जाएगा और वह अपने हिसाब से उनको नियंत्रित कर सकती है। केस करने से पहले महिला ये सोचती है कि अब पति व पूरा ससुराल उसके पैर पकड़ेगा। महंगा वकील करना, सबसे भयंकर गलती उसकी होती है केस को लंबा खींचना। यह गलती महिला को ही भारी पड़ती है। मजा चखाने वाली सोच धीरे धीरे गुजारा भत्ता तक सीमित हो जाती है। शुरुआत हुई थी मजा चखाने से, लेकिन वो धीरे धीरे अब पैसा कैसे ज़्यादा मिले, गुजारा भत्ता ज़्यादा से ज़्यादा कैसे और कितना मिले, इस सोच तक वो सीमित हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे महिला को पता चल जाता है कि अब जो ससुराल है या जो पति है उसको मजा चखाना संभव नहीं है। महिला के जो वकील होते हैं जो पहले महिला को कहते हैं कि आपका पूरा ससुराल जेल में चला जाएगा, आपके पति जेल में चले जाएंगे, पूरा ससुराल, आपका पति आपके पैर पकड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है तो महिला को समझाते हैं कि आपको क्या करना है, पैसा मिल रहा है, पैसा लीजिए, अपने घर में बैठिए, आराम से रहिए। धन उगाही पे ज़्यादा जोर होता है कि ससुराल से कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कौन सा पैसा ले सकते हैं, कितना अधिक ले सकते हैं, इन्हीं पे ज़्यादा जोर लास्ट में आ जाता है और जो मज़ा चखाने वाली सोच है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। केस उलझ जाते हैं और महिला सब वकील पर छोड़ देती है। दोस्तों ये सबसे लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे जो हमारा ये पहला पॉइंट है कि महिला जो केस को लंबा खींचती है, ये इतना लंबा खींच लेती है कि जो खुद वकील है वो खुद नहीं कंट्रोल कर पाते और ये केस इतने उलझ जाते हैं कि वकील खुद महिला को सलाह देते हैं कि आप ये केस कब ख़त्म करोगे। महिला द्वारा वकील को ज़्यादा पैसा देना शुरू हो जाता है। जब दोस्तों ये केस सारे उलझ जाते हैं तो जो पैसा महिला को मिलना चाहिए होता है उसके पति से या ससुराल वालों से, हालांकि वो पैसा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो भी पैसा वकील को जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब केस सारे उलझ गए तो महिला के पास ऐसा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि वो वकील को पैसा मना कर सके और वकील फिर सारी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वह महिला को नचाना शुरू कर देता है। ये महिलाएं केस करने के बाद जो गलतियाँ करती है उसमें आती है, क्योंकि उसके बाद में वकील खुद महिला को बोलते हैं कि आज आप कोर्ट आ जाइए, आज आप मत आइए, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती है क्योंकि उनको पता है कि अब इन केसों से निकलने के लिए वही एकमात्र रास्ता है। उसके अलावा ना तो महिला इस केस से निकल सकती है, ना तो उसका पति इस केस से निकल सकता है, चाहे जो भी हो, जो रीयूनियन है वो होने से रही। इस वजह से जो वकील है वो इन परिस्थितियों पर कंट्रोल कर लेता है और महिला को अपने इशारों पे नचाता है। हालांकि यदि देखा जाए तो इतनी ही बात यदि महिला अपने पति की मान लेती तो इससे भी ज़्यादा सुखी हो सकती है और वो खुश भी रह सकती थी। ज़्यादा लंबा केस खींचने पर वकील व जज भी महिला पर झिड़कना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमने अक्सर ये देखा है कोर्ट के अंदर कि जो महिला कोर्ट में आती है अपने वकील के साथ, उनको उनके ही वकील बहुत ज़्यादा धमकियां देते हैं, उनसे सही से बात नहीं करते, उनको झिड़कना शुरू करते हैं बात बात पे। उनको कहते हैं कि आप चुप रहो, हम जो कह रहे हैं वही मानो, हम जो कर रहे हैं उसको देखते जाओ, आप अपने मुँह से कुछ नहीं बोलोगे, ऐसी वर्डिंग बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो महिला अपने ससुराल में अपने पति को कहती थी कि मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं तो बोलूँगी, वो महिला वकील के सामने कुछ नहीं बोलती, जबकि उस वकील को वो महिला अपने गुजारा भत्ता में से ही पैसे देती है, फीस देती है, फिर भी वो महिला कुछ नहीं बोलती। दोस्तों ये सोच बाद में समय के साथ बदलती है और वो इतना यही चीज़ें होती है जो शादी के बाद महिला समझ नहीं पाती, लेकिन कोर्ट में जैसे जैसे समय बीतता है वहाँ पे वो महिला वकील की, जज की बात मानना शुरू हो जाती है, लेकिन उसको तब भी ये लगता है कि मुझे मेरे पति और ससुराल की बात नहीं माननी है। दोस्तों ये गलती है, ये महिला की वो गलती है जो केस करने के बाद, उसको महसूस होने के बाद भी वो स्वीकार नहीं करती,
यदि ये गलती वो स्वीकार कर ले तो यहाँ उसके फिर से घर बसाने के जो एक सफ़र है उसकी नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन महिला यहाँ पे फिर भी उसको इस बात का एहसास होने के बाद भी वो आगे कोई भी कदम नहीं बढ़ाती है। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जो जज है वो भी दबाव बनाने के लिए महिला पर थोड़ा सा झिड़कना शुरू हो जाते हैं। उनको भी कहते हैं कि आप भी थोड़ा झुक जाइए, लेकिन महिलाएं अक्सर पैसे के जो लगाव है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि वकीलों को जो पैसा मिलता है वो महिलाओं के केसों से ज़्यादा पैसा मिलता है। इस वजह से वो महिला को बहुत ही ज़्यादा समझा के कोर्ट में ले जाते हैं कि आपको जज के सामने क्या कहना है। तो यहाँ पर जो जज है वो भी महिला पर झिड़कता है, लेकिन उसको पता होता है कि महिला को क्या समझाया गया है और ये किस प्रकार का व्यवहार करेगी। तो वो भी एक दो बार झिड़कने के बाद समझ जाता है कि ये महिला इतनी आसानी से गलती मानने वाली नहीं है और ये बहुत ही ठीक है। इसलिए वो पति को सपोर्ट करके उसको तलाक देता है और महिला को गुजारा भत्ता का पैसा मंजूर करके दोनों के रास्ते अलग कर देता है। महिलाओं को इन गलतियों के क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना। कानून महिलाओं के घर उजाड़ता है। स्पेशल जो फैमिली कोर्ट है या कोई भी कोर्ट है जहाँ पर भी पारिवारिक प्रकरण चलते हैं, ये कानून जितने भी है ये महिलाओं के घर उजाड़ देता है। एक बार आप कोर्ट चले जाओ, आपका घर ज़िंदगी में बसना कोई किस्मत की बात है। बहुत 99% जो चांसेस है वो ये है कि आपका घर उजड़ जाएगा। महिलाओं को दहेज व गुजारा भत्ता का केस करने से नुकसान ही होता है। दोस्तों, जिन महिलाओं के केस चलते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनको ये एहसास हो गया होगा कि दहेज केस व गुजारा भत्ता या कुछ अन्य केस जो भी वो कर सकती है पति ससुराल वालों के खिलाफ, इनसे उनका नुकसान ही होता है। सबसे ज़्यादा जो परिणाम भुगतना पड़ता है वो यही है कि महिला को तलाक मिल जाता है, पति को भी मिल जाता है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे छोटी सी एक फ़र्क है, आप समझने की कोशिश करना। कि शुरुआत होती है, पति को मजा चखाना है, परिस्थितियाँ अपने कंट्रोल में लानी है, ससुराल को अपनी उंगली पे नचाना है, लेकिन वो धीरे धीरे पैसे पे चला जाता है। फिर लड़ाई, जब पैसा शुरू हो जाता है उसके बाद आ जाती है कि तलाक नहीं लेने देना है, लेकिन फिर वो भी रुक नहीं पाता, तलाक हो ही जाता है। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ जाके इसका एंड हो रहा है। ये एक बहुत भयंकर परिणाम है जो महिलाओं को भुगतना पड़ता है। दहेज व गुजारा भत्ता का केस करने से महिला से ज़्यादा उसके वकील को ही फायदा होता है। ऐसे वकील है जो सिर्फ महिलाओं के ही केस लेते हैं, और आप सोच नहीं सकते कि कई महिलाएं हैं जो अंधी होकर के उन्हीं वकीलों के पास जाती हैं। दहेज व गुजारा भत्ता का केस में जो पैसा महिला को मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पैसा उसके वकील को चला जाता है और महिला कुछ नहीं कर पाती। ये एक ऐसा परिणाम है जो महिला को ये आभास तो दिला देता है कि उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन वह परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती है। इस वजह से महिला को यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। गुजारा भत्ता पैसा लेना केस जीतना नहीं होता है। दोस्तों, कई बार वकील महिला को बोल देते हैं कि आप ये केस जीत गई है क्योंकि आपका गुजारा भत्ता शुरू हो गया, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया है, इसका मतलब आप सही हो। तो इस वीडियो में हम उन महिलाओं को स्पेशली ये कहना चाहते हैं कि गुजारा भत्ता के रूप में यदि आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो केस जीतना नहीं है। यदि आप इसको केस जीतना समझती हो तो हमारे हिसाब से आप वो सारी चीज़ें हार चुके हो, ये एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो गुजारा भत्ता का पैसा लेना ये किसी भी केस को जीतने का संकेत नहीं है। महिला भूल सुधार कैसे करें? यदि महिला ने दहेज गुजारा भत्ता के केस कर दिए हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, या उसको ये लगता है कि हमें कुछ हमसे गलती हो गई है, महिला को लगता है कि हमसे गलती हो गई है, इसमें सुधार करना है, तो वो कैसे करें? तो सबसे पहले स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, ना कि वकील के नियंत्रण में रखें। कुछ महिलाएं होती है जो केस करते समय वकील को कहती है कि जो हम कह रहे हैं वही केस आप करो, यानी स्थिति उस समय उनके नियंत्रण में होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मामले आगे बढ़ते हैं तो महिला कहती है वकील साहब आप ही संभालो, हमसे तो नहीं संभल रहा, आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। तो ये जो वकील के नियंत्रण में जो एक स्थिति चली जाती है वो स्थिति कभी आने मत दो। ये महिलाओं से मेरा खास निवेदन है कि स्थिति को अपने नियंत्रण में रखो। ऐसा जाल भी मत बनने दो कि वो परिस्थिति आपके नियंत्रण से निकलकर बाहर चली जाए और वो वकील के नियंत्रण में ही चली जाए। जितना जल्दी हो सके इस कानूनी जाल से बाहर निकल आएं। यदि आपको लगता है कि परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत हो गई है या फिर आपका सामाजिक परिवेश इससे प्रभावित होता है तो आपको इस कानूनी जाल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये जितने भी केस चलते हैं जब तक चलते रहेंगे तब तक आपका परिवार कभी भी प्रगति नहीं करेगा। आपका फोकस, आपके सारे परिवार का फोकस इन केसों पर रहेगा कि किस तरह से या तो ये केस ख़त्म हो जाए या फिर किस तरह से हम हमारी लड़की को वापस उसके ससुराल भेज दें, या फिर परिस्थितियाँ ये भी हो सकती है कि आपके ही परिवार वाले ये सोचें कि दूसरा लड़का ढूंढना शुरू कर दें। वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि लड़की हमारे घर पे बैठी रहे, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके माता पिता हो, कोई भी हो।
और यदि आप घर पे रहते हैं, जितने ज़्यादा दिन रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो सामाजिक परिवेश है, आपके घर के जितने भी रिलेशन हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में एक ढांचा है कि जिस घर में तलाकशुदा लड़की बैठी है या वो लड़की रह रही है जिसने केस कर रखे हैं अपने पति पे, अपने ससुराल वालों पे, तो वहाँ पे कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता उस घर में नहीं करना चाहेगा। आजकल हमारा समाज समझदार है, इसलिए हमारा निवेदन है उन महिलाओं से कि यदि आपने दहेज के, तलाक के, गुजारा भत्ता के कुछ भी केस कर रखे हैं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके आप इनसे बाहर निकल लीजिए। आप इनको जितना लंबा चलाओगे उतना आपका खुद का जो परिवार है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। आप अपने परिवार को खुद से देख सकती हो, अपनी पर्सनल लाइफ भी इससे प्रभावित होती है और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। अपने वकील पर भरोसा रखते हुए उसकी कार्यनीति का अवलोकन करें। दोस्तों, कई बार आपके जो वकील है, जो महिला के वकील हैं, वो आपसे गुजारा भत्ता में पैसा मिल रहा है तो उनको ये अंदाज़ा है कि आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके पति दे रहे हैं, ये आपकी खुद की कमाई नहीं है, इसलिए वो आपसे इसी गुजारा भत्ता की जो राशि है उसी में से अपनी फीस लेते हैं। तो अपने वकील पर आप भरोसा ज़रूर रखिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, शक करना भी सही नहीं है अपने वकील पर, लेकिन जो उसकी कार्यनीति है उसका आप समय समय पर अवलोकन करते रहें। आप महिला हैं, आपके वकील जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपकी कार्यनीति है वो इन केसों से निकलने की होनी चाहिए, न कि आप उन केसों को कैसे उलझा सकते हो या इन केसों को कैसे आप और ज़्यादा फाइल कर सके और पति को परेशान करो। इस प्रकार की आपकी कार्यनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी कार्यनीति इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि आप खुद ही उन केसों में उलझ जाओ। आपकी कार्यनीति ऐसी होनी चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी जो भी है फैसला जल्दी करवाना है और इस कानूनी जाल से बाहर निकलना है। बस आपको इसी कार्यनीति का जो आपके वकील कर रहे हैं उसका अवलोकन करना है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके वकील जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपसे पूछ कर करें। ये उनका कर्तव्य भी है कि वो अपनी मर्जी से कुछ ना करें, और आपका खुद का ये फ़र्ज़ है कि आप उसके ऊपर नज़र रखें कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ ना करें कि कल के दिन जो भी होगा वो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप कानूनी जाल में उलझने से बेहतर है कोशिश करें आप इनसे बाहर निकलें और अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करें। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B तलाक लेकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती हैं और अपनी जो भूल है उसमें भी सुधार कर सकती हैं। यदि आप महिला हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके केस जब फैमिली कोर्ट में चलते हैं तो वहाँ पे कई ऐसी महिलाएं आती है जो ज़्यादा फैमिली कोर्ट में नहीं आना चाहती। वो कोशिश करती है कि हमारा दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक हो जाए, दोनों पक्ष कम से कम समय में तलाक लेकर जो भी पैसा है उसका लेन देन आपसी रजामंदी से करते हुए आने वाली अपनी जो नई लाइफ है उसकी शुरुआत करें। और कई आपने ये भी देखा होगा कि इन सब चीज़ों में ज़्यादातर पढ़े लिखे और अमीर लोग ही इस प्रकार की पहल करते हैं। जो मध्यम वर्ग है वो आज भी दहेज केस, गुजारा भत्ता केस को लड़ ही रहा है और वो उसी में अपना समय बर्बाद कर रहा है। जबकि जो पैसे वाले अमीर, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जिनका विज़न है, जिनका दृष्टिकोण ये है कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो इन केसों में कभी नहीं पड़ते। वो ये भली भांति जानते हैं कि उनका आगे जो लाइफ है वो दोनों का साथ में रहना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यदि नहीं हो पाता है तो वो इसी धारा में, जो धारा 13B है, इसमें ही तलाक लेकर के और वो अपनी ज़िंदगी की आगे नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी महिलाएं जो भी फैमिली कोर्ट में केस लड़ रही हैं, आप एक बार ध्यान देना, क्या किसी को देखा है जो दहेज और गुजारा भत्ता के केस लंबे समय तक के लिए लड़ रहा हो? सब इसी धारा में अपना मामला ख़त्म करते हैं। तो आप भी ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपका नुकसान इस धारा में सबसे कम होगा। आपने यहाँ तक देखा होगा कि जितनी भी हमारी फिल्मी हस्तियाँ हैं, जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, वो इसी धारा में अपना तलाक लेते हैं। वो कभी भी दहेज केस नहीं करते, गुजारा भत्ता केस नहीं करते, और वो इस धारा के अंतर्गत जो भी होता है लेकर के तुरंत ही फ्री हो जाते हैं और अपनी नई लाइफ एंजॉय करते हैं। धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक लेने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं? दोस्तों, आपकी सामाजिक क्षति कम होती है और आपकी प्रगति होती है। दोस्तों, कई बार आपको जो आपके रिश्तेदार है वो भी पूछते हैं कि ये केस कब तक चलेंगे। अपनी बेटी की शादी के बाद में ये नहीं चाहते कि उनकी बेटी वापस उनके घर पे ज़्यादा दिन तक रहे। भले ही वो आप केस करके रह रहे हो, चाहे आपने दहेज केस किया हो, चाहे गुजारा भत्ता केस किया हो, लेकिन उनके मन में यही होता है कि बेटी जितना जल्दी हो सके या तो अपने ससुराल वापस चली जाए या फिर वो कहीं और शादी कर ले। इन केसों में ज़्यादा देर नहीं उलझना है। लेकिन यदि कोई बेटी जिद करके उलझी हुई है और वो इन केसों से निकलना ही नहीं चाहती है तो उसके परिवार की प्रगति रुक जाती है। होता क्या है दोस्तों कि यदि घर में कोई केस चल रहा है तो जितने भी रिश्तेदार हैं या जो रिश्ते आते हैं, वो रिश्ते, आजकल हमारा समाज जागरूक हो चुका है,
तो ऐसे घर में कोई भी अपनी लड़की नहीं देना चाहेगा या लड़का नहीं देना चाहेगा जहाँ पे पहले से ही परिवार की कोई लड़की ने अपने पति पर दहेज केस कर रखा है या गुजरा बता का मामला कर रखा है। हमारे देश में आज भी कोई भी परिवार वो यही सोचता है कि यदि गुजरा बता दहेज केस ये कर रखा है तो उस महिला या उस परिवार में कहीं ना कहीं खोट है। इसलिए आपको सामाजिक क्षति है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप इस धारा के अंतर्गत तलाक लेते हैं तो आपको सामाजिक क्षति भी कम होगी और आपके जो परिवार है उसकी जो प्रगति है वो भी तेज होगी। महिला को तलाक में एक मुश्त मिलने वाली राशि केसों की अपेक्षा मिलने वाली राशि से अधिक होती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि यदि आप दहेज केस करते हो तो गुजरा बता के जितने भी केस करते हो तो वकील उसमें अपना हिस्सा मांगते हैं। यहाँ आपका एक ही केस होगा, आपको पैसा उससे ज़्यादा मिलेगा जो आप केसों से करते हो, क्योंकि वहाँ भी आगे भी एक कैपेसिटी है उसकी देने की। तो जितना पैसा आप एक मुश्त जो तलाक लेकर के लेते हो उसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो आप चाहे 10 कर दो 20 केस कर दो, उनमें जो पैसा मिलेगा उनसे ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वकीलों को पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा आप धारा 13B में दोनों पक्ष रजामंदी से ले देकर अपना तलाक ले सकते हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। उक्त धनराशि को निवेश करके भी भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक सवाल उन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ जिनके केस 5 साल से ज़्यादा चलते हुए हो चुके हैं। आप खुद कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको आज से 5 साल पहले तलाक लेने के लिए कितना पैसा ऑफ़र किया गया था? क्या आज की तारीख में आप 5 साल बाद उतना पैसा ले पाई हो? इनका जवाब ना होगा, क्योंकि दोस्तों जो पैसा केसों की शुरुआत होने से पहले ऑफ़र किया जाता है उतना ही पैसा लेने में यदि महिला केस फाइल करती है तो उसको 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वकील इनको उलझा देते हैं। क्योंकि एक महिला बहुत सारे केस कर सकती है, तो केस जितने ज़्यादा करेगी उसमें वो हिस्सा वकील का कट जाता है और ऊपर से महिला महंगा वकील करके बैठी है। तो आप मान के चलिए कि यदि उस जितना पैसा उसको 13B में मिलना चाहिए था उसका आधे से ज़्यादा पैसा केस करने के बाद उसके वकील को ऐसे ही मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि 13B में आप एक केस को 6 महीने चलाकर जो पैसा आपको मिलेगा उसको आप कहीं भी निवेश करोगे तो वो आपका भविष्य सुरक्षित कर देगा। लेकिन यदि वही धनराशि आप किस्तों में ले रहे हो और आप उस धनराशि को दहेज केस, तलाक का केस, गुजारा भत्ता के 3-4 केस करके ले रहे हो तो आपकी काफ़ी धनराशि तो वकील को ही चली जाएगी। तो हमारा बेहतर जो आपको सुझाव है, यदि हमारा सुझाव आपको सही लगता है तो बेहतर है आप धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक होने से महिला वकील खर्च व अन्य कानूनी जाल से तुरंत आज़ाद हो जाती है। दोस्तों, कई बार हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि ये कानूनी जाल किस प्रकार से एक महिला को अपनी जकड़ में लेता है। हम इसको पूरा एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे। तो हमारा निवेदन यही है कि आप यदि 13B हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक लेते हैं तो आप जो वकील का खर्च है जो आप हर केस के हिसाब से इनको देते हैं और फिर एक कानूनी जाल आपके चारों साइड बुन दिया जाता है जहाँ पे आपको खुद को लगता है कि अब हम खुद ही नहीं निकल पाएंगे। तो वहाँ पे आपको लगता है कि ये वकील ही कुछ करेंगे और फिर सामने वाले पक्ष से बातचीत करेंगे और फिर हमको निकलवाएंगे। तो जो ये कानूनी जाल है जहाँ पे परिस्थितियाँ भी आपके नियंत्रण में नहीं रहती है वहाँ से आप तुरंत आज़ाद हो जाती हो। तो बेहतर होगा यदि स्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर निकल रही है तो आप इस धारा 13B के तहत तलाक ले करके तुरंत ही आज़ाद हो जाएं। ज़्यादा जाल फैलने से आप खुद इसी में फंस जाओगे और आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो हमारा निवेदन यही है कि जो ये धारा 13B है ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और जब अब आपको लगे कि परिवार बसना नहीं है तो हमारा तो निवेदन यही है कि आप इस धारा के अंतर्गत जो भी मिल रहा है वो आपको केसों की अपेक्षा जो मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलता है। उसको ले करके आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए। आपका परिवार फिर से बच सकता है, हो सकता है अच्छा परिवार भी मिल सकता है। जो शादियाँ करते हैं वो बुढ़ापे के लिए करते हैं और आपका बुढ़ापा शुरू हो उससे पहले ही आप अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत करें कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। तो ये जितनी भी शादियों का कंसेप्ट बना हुआ है हमारे समाज में ये जीवन को सुखमय बनाने के लिए है ताकि हमारा जो बुढ़ापा है वो भी सही निकले। चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो तो आपका जो बुढ़ापा है वो आपका सही निकलना चाहिए। इसी वजह से हम ये सोचते हैं कि आपका जो बुढ़ापा है वो सही निकले। और यदि जोड़ियाँ कहते हैं स्वर्ग से बन के आती है, आपकी जोड़ी हो सकता है यहाँ सही ना बनी हो तो आप समय बर्बाद करने से अच्छा है जो आपकी स्वर्ग से बन के जोड़ी आई है उसके साथ जल्दी ही मैच बिठा लें, उसको ढूंढ लें और शादी करके सेटल हो जाएं ताकि आपका बुढ़ापा भी अच्छे से गुजर सके। इसलिए निवेदन यही है हमारा कि जो भी है आप 13B हिंदू विवाह अधिनियम में जहाँ आपको लगता है कि पहली शादी नहीं चलने वाली है तो उसको ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी की दूसरी शुरुआत कर सकते हैं और आप भविष्य में भी अपने जीवन में आप प्रगति देखें। आप महिला हैं तो अंत में चाहे परिवार हो, चाहे भाई हो, चाहे आपके माता पिता हो, नुकसान आपको ही होना है। इस बात में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये सोचते हैं कि हमने केस कर दिए हैं तो हमारी प्रगति हो गई। कोर्ट कचहरी में कभी प्रगति नहीं होती है, यहाँ नुकसान ही होता है।
दोनों पक्षों को होता है, आपको अकेली को नहीं हो रहा है, दोनों को होता है। लेकिन महिला का नुकसान ज़्यादा ही होता है। जो फ़ायदा आपको पहली शादी में मिलता है वो आपको दूसरी शादी में नहीं मिलता। ये पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू है। इसलिए हमारा निवेदन यही है, अपना भविष्य सुनिश्चित करें, अपना जो बुढ़ापा है उसको सुनहरा बनाएं और उसको एंजॉय करें। इन केसों से बाहर निकलिए और दूसरों को भी निकालिए। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है।